हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमने स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी एजुकेशन फुल कंटेंट के साथ। जो भी सीबीएसई ने आपका कंटेंट प्रोवाइड किया है फुल सर फुल, और जो डिलीट किया है वो भी पढ़ाएंगे। क्योंकि भैया वो जेई नीट में भी आएगा। तब क्या करोगे? तब बैठ के सोचोगे सर कहां से पढ़े, तो कहां से पढ़ो सर? मैग्नेट ब्रेन से पढ़ो, ठीक है? पक्का। और आपको पता ही है क्लास 11 की केमिस्ट्री चल रही है, चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और सर खत्म कर दिया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और मेरे हिसाब से समझ में आई होगी, बराबर समझ में आई होगी। आई कि नहीं आई? आ गई? अरे बहुत शानदार। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि नहीं बताऊं? बता दूं सर, बोर्स मॉडल चालू होने वाला है। कौन चालू होने वाला है? बोर्स मॉडल। हाँ सर, याद आया सबसे पहले थॉमसन आया था। थॉमसन को पकड़ के गिराया किसने? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड को गिराया किसने? बोर्स साहब ने। और आगे चल के बोर्स मॉडल को भी गिराएंगे। सर गिराएंगे नहीं सर बोर्स मॉडल ऐसा नहीं है कि बढ़िया नहीं था, सर बोर्स मॉडल सबसे बढ़िया था, लेकिन बोर्स मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, और वो लिमिटेशंस क्या थी वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चालू करेंगे अभी। सबसे पहले नील बोर, देख रहे हो बढ़िया दिखते थे सर, एक्टर से कम थोड़ी लग रहा भाई था, मानना पड़ेगा, नो डाउट। रदरफोर्ड के बाद भाई ने बहुत काम किया है। पार्टिकल नेचर की जो थ्योरी आई थी, प्लैंक्स थ्योरी, उसको बेहाव बना के इसने बहुत बढ़िया काम किया था। बस ये हुआ था सर, इसका पूरा का पूरा मॉडल हाइड्रोजन के इर्द गिर्द रह गया था। हाइड्रोजन के इर्द गिर्द सर, मतलब सर ये उन एटम्स के लिए बात कर रहा था जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब या तो हाइड्रोजन या जिनके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उनके लिए ये बोर्स मॉडल फुल्ली सेटिस्फाई हो रहा था। लेकिन व्हाट अबाउट मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम, जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, उनका क्या? और ऐसा भी नहीं है कि सर सब कुछ डिस्कार्ड कर दिया गया था। बोर्स की काफी चीजें हैं जिसको हमने अडॉप्ट किया है, जो आज भी चली आ रही हैं, ऐसा नहीं है। जैसे रदरफोर्ड और अपना आगे से वो न्यूक्लियस आया था ना, कि रदरफोर्ड का न्यूक्लियस आज भी हम मानते हैं कि भैया एटम के बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। जी बिल्कुल पाया जाता है। ऐसी बोर्स की भी कई सारी चीजें हैं जो हम मानते हैं कि वो चीजें सही हैं, और वो सही रहेंगी। क्लियर है बात? बाकी आपने आगे देखा होगा, मैंने लिखा है बोर्स मॉडल ऑफ एटम पार्ट 1, क्योंकि सर ये मॉडल बहुत बड़ा है, तो इनको अपन पार्ट्स में पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स को लेते लेते समझते हुए चलेंगे, और इनने जो भी कैलकुलेशंस करे थे वो अपन करेंगे। सर एक बात बता देता हूं, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है ये, और बड़ा मॉडल भी है, साथ ही साथ इसमें कई सारे कैलकुलेशन से कई सारी चीजें हैं जो आपको एटम के बारे में पता चलने वाली हैं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। काम की बात है। नील बोर की शक्ल देख लीजिए, ये मासूम सा दिखता हुआ इंसान बहुत जबरदस्त काम करके गया। मैं भी मासूम ही दिखता हूं, शरीफ आदमी हुई, आप लोग जैसे जानते हो, ठीक है? बस वैसे ही आदमी था, ठीक है? तो चलिए आ जाते हैं सर नील बोर के कारनामों पे। सर नील बोर गेव अ मॉडल ऑफ फॉर एन एटम इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इनका जो मॉडल आया, दो बातों को समझा रहा था कि एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है सर? जो एटम होता है उसका जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, पढ़ा था ना अपन ने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। वो कलर ऑफ बैंड जो अपन को मिलता था सतरंगी वाला पूरा, उसको स्पेक्ट्रम कहते थे। वो दो फॉर्म में मिलता था, कंटिन्यूअस या फिर आपके लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में। कंटिन्यूअस जहां पर दो कलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता था, और लाइन स्पेक्ट्रम जिसमें लाइंस होती थी, ब्लैक लाइंस जो डिस्टिंग्विश करती थी कलर्स को, तो हमने ये पढ़ा था। फिर वहीं पर मैं विजिबल स्पेक्ट्रम भी देखा था। तो ये समझाता है कि जब भी एक एटम के थ्रू आप व्हाइट लाइट डालते हो, तो वो एटम उनको 7 कलर में क्यों डेविएट कर देता है। मतलब स्पेक्ट्रम का वेल एक्सप्लेनेशन कौन देता है सर? नील बोर की थ्योरी देती है, नील बोर का मॉडल देता है, जो अपन आगे देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, एटम की स्टेबिलिटी, ये सबसे बड़ा रीजन था क्यों एटम किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, क्यों एटम किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, क्यों एक एटम किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, और हाउ एटम आर स्टेबल। एटम स्टेबल क्यों है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते प्रोटॉन पे गिर जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन एटम स्टेबल होता है। ये सब कौन बताता है? नील बोर साहब।
कि भैया मार्केट में एटम की स्टेबिलिटी मैं बताएगा और वो स्टेबिलिटी एक तरफा बताएगा, और भाई ने बताई भी थी और वो स्टेबिलिटी सही भी थी। मैंने कहा ना पूरा मॉडल गलत नहीं था, बस मॉडल की लिमिटेशंस आ गई थी, मल्टी इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं कर रहा था, और जो इसने काफी चीजें कही थी वो चीजें भाई कई हद तक हम लोग ने एक्सेप्ट भी करी थी। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? तो बेसिकली नील बोर दो चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने वाले थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर जो नील बोर थे इन्हें कई सारे पोस्टुलेट्स दिए थे मार्केट में, मतलब इसकी जो थ्योरी थी और इसकी जो पूरे पोस्टुलेट्स थे वो अपन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नील बोर के अपन पहले पोस्टुलेट्स पे बात करेंगे जो बहुत बढ़िया थे। उससे पहले आप ये 3 लाइन का स्क्रीनशॉट मार दीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। हो गया? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? चलिए तो पहले पोस्टुलेट्स पे आते हैं और चालू करता हूं और प्रेजेंट करता हूं आपके सामने नील बोर पोस्टुलेट्स। चलिए आ जाइए, ये लीजिए सर पहला पोस्टुलेट्स नील बोर का, बोर्स मॉडल ऑफ एटम का पहला पोस्टुलेट्स आपके सामने। क्या कहता है वो समझिए। इनने कहा सर बीच में न्यूक्लियस होता है, ये अपन को किसने बता दिया था? किसने बता दिया था? रदरफोर्ड ने, कि बीच में कौन होता है सर? न्यूक्लियस होता है। हमने कहा ठीक है, और ये बात सही भी थी, बीच में कौन होता है सर? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के आसपास, इस न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं सर, ऐसे। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, इस तरीके से ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन ऑर्बिट्स का नाम भी रखा उसने। अगर आप नंबरिंग करो तो मान लो n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट, n इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्बिट और n इक्वल्स टू थर्ड ऑर्बिट, मतलब 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा। या फिर अगर आप चाहो तो पहले वाले को नाम दिया k, दूसरे वाले को नाम दिया l, तीसरे वाले को नाम दिया m, और जो चौथा वाला होगा उसको नाम देगा n, और इस तरीके से नाम देते हुए आगे चलते चले जाएंगे। मतलब बीच में होता है सर न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ होते हैं, और उस सर्कुलर पाथ को इनने नाम दिया ऑर्बिट्स। सर्कुलर पाथ होते हैं उनको इनने क्या नाम दिया? ऑर्बिट्स। और इसका एक और नाम था, इनको नाम दिया गया सर एनर्जी शेल्स। एक मिनट, क्या नाम दिया गया सर? एनर्जी शेल्स। क्लियर है बात? ठीक है, या फिर एनर्जी लेवल्स, एक और नाम दिया गया एनर्जी लेवल्स। ये सब नाम याद रखने हैं आपको, है एक ही चीज, कोई बड़ा फर्क नहीं है इनमें। न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ थे, गोल 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 गोल, उनको क्या नाम दिया गया सर? सर्कुलर ऑर्बिट्स, और उन्हीं को नाम दिया एनर्जी शेल, या फिर आगे उन्हीं को कह दिया एनर्जी लेवल्स। क्या बोल दिया सर? एनर्जी लेवल्स। हमने कहा ठीक है सर। और इस एनर्जी लेवल में कौन रोटेट करता है सर? सर कौन रिवॉल्व करता है सर? इसमें रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन रिवॉल्व करते हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स। कौन घूमते हैं सर इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स घूमते, जुक 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 जुक, शक्तिमान वही वाला। तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते किसके अंदर सर? इन ऑर्बिट्स के अंदर। कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इतनी बात क्लियर है? फिर इनने ये कहा सर इन इलेक्ट्रॉन्स की इन ऑर्बिट के अंदर फिक्स एनर्जी होती है। क्या होती है सर? फिक्स एनर्जी होती है। मतलब ना तो इनकी एनर्जी इन ऑर्बिट्स में कम होती है, ना तो इनकी एनर्जी बढ़ती है। मतलब अगर मैंने आपको पहली वाली ऑर्बिट के अंदर छोड़ दिया तो आप पहली ऑर्बिट में घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन की तरह, और मैंने आपको 10 जूल की एनर्जी दे दी। कितनी दे दी? 10 जूल की। तो अब आपके पास मरते दम तक अगर आप उसी ऑर्बिट में हो तो आपके पास 10 जूल की एनर्जी होगी, चाहे आप 100 साल जी लो उस ऑर्बिट में या आप 15 दिन जियो उस ऑर्बिट में। अगर आप उसी ऑर्बिट में हो तो आपके पास एनर्जी कितनी होगी? 10 जूल की। इतनी बात याद रखना, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में एनर्जी कैसी होगी सर? फिक्स होगी। कैसी होगी? फिक्स होगी। अब पढ़ लेते हैं भाई ने क्या बोला। चलो, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सर्कुलर पाथ। उसके आसपास कुछ सर्टेन सर्कुलर पाथ थे, कुछ ऑर्बिट्स बनाई, उन ऑर्बिट्स में वो घूमता है। ठीक है, ये जो एक वर्ड आ रहा है सर्टेन, ये सर्टेन को मैं बाद में समझाऊंगा। अभी तो ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड ऑर्बिट्स हैं और उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हमने कहा अच्छी बात है सर, और उनको अपन नाम देते हैं ऑर्बिट्स कॉल्ड एज एनर्जी शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। क्लियर है? हमने कहा ओके। एंड
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर एनर्जी शेल। एक इलेक्ट्रॉन अगर पर्टिकुलर एक शेल में घूम रहा है, मान लो फर्स्ट वाले में घूम रहा है, तो वो उसके साथ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ रहेगा। मतलब अगर वो फर्स्ट वाली में तो उसके पास 10 जूल की एनर्जी है, और जब तक वो उस शेल में रहेगा, अगर चला जाता है तो बात अलग है, लेकिन जब तक वो उस शेल में रहेगा उसके पास एनर्जी कैसी होगी, फिक्स, और वो हमेशा कभी ना जाएगी ना कभी आएगी। These energy shells are numbered as 1 2 3। या तो उन ऑर्बिट्स को नाम देते हैं 1 2 3, या फिर भैया फ्रॉम द न्यूक्लियस, और डिजाइन एज अ KLMNOPQRS एसेट्रा शेल्स नाम देते हैं। क्लियर हुआ बात? पहला पॉइंट समझ में आया? एक बार और कंक्लूड करता हूं, ध्यान से सुनना। बीच में कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, और उन कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स में कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कैसी होती है? फिक्स होती है, कभी एनर्जी बदलेगी नहीं। आपकी एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी, जब तक वो उसी ऑर्बिट में। अगर दूसरी ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में है तो एनर्जी का कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरी बात, इन ऑर्बिट्स का नामकरण किया गया। अगर 1 2 3 में लोगे तो 1 2 3 4, और KLMN में लोगे तो KLMNOP, ऐसा चलेगा। क्लियर है यहां तक बात? पक्का क्लियर है? पहला वाला इसको लिखेंगे, फिर आगे का अपन नेक्स्ट पोस्टुलेट्स पे आते हैं। मजेदार पोस्टुलेट्स है सर, पहले इसको नोट डाउन करिए। धमाके का भी देखो, इलेक्ट्रॉन को लेकर आना है, ये बढ़िया दिख रहा है, शक्तिमान ऐसे घूमता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी जल्दी। चलिए सर, हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? समझ में आया ये सेकेंड पॉइंट, कि सर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है, और उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। जब तक वो इलेक्ट्रॉन मरते दम तक अगर उसी ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी सर? फिक्स रहेगी। हाँ, अगर ऊपर नीचे जाएगा तो कुछ हो सकता है, और वो क्या होगा अगले वाले में जाकर आता हूं। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे सर। चलिए सर, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी। यही मैंने बोला। लेट सपोज, मान लीजिए अगर वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले में होता, किसमें होता? फर्स्ट वाले में, और बढ़िया घूम रहा है, टक्कर 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 टक्कर, तो सर उसकी एनर्जी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी होती 10 जूल। कितनी होती बेटा? 10 जूल। तो जब तक वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा, आज कल परसों 2 साल 4 साल 5 साल, तब तक उसकी एनर्जी कितनी रहेगी भैया? 10 जूल रहेगी। मतलब एक ऑर्बिट की एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में है तो वो कैसी होती है बेटा? फिक्स होती है। कैसी होती है? फिक्स होती है। ये बात ही आपको फर्स्ट पॉइंट बता रहा है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट मतलब एनर्जी लेवल्स, विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी। उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी का लूज नहीं करेगा। अगला पॉइंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एनर्जी शेल possess a definite amount of energy। यही तो हमने बोला कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है तो उसके पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और सो दैट द एनर्जी शेल्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स। मतलब ये जो दिख रहा है n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, 3, 4, इनकी पर्टिकुलर एक एक एनर्जीज होती हैं, और उन्हीं को अपन कहते हैं स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स। और एक और बात, जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, आपकी एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएगी। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएगी। मतलब अगर मान लो आप n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट में थे, मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था तो उसके पास एनर्जी थी कितनी? 10 जूल। तो जैसे ही वो सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी 20 जूल। मान के चलो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, मान लीजिए 30 जूल। अगर n इक्वल्स टू 4 में जाएगा तो और बढ़ जाएगी कितनी? 40 जूल। मतलब जैसे जैसे एनर्जी शेल बढ़ता जाता है और न्यूक्लियस से दूर जाता है, आपकी एनर्जी भी गोज ऑन इंक्रीजिंग। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में फिफ्थ ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट। ये बात फिक्स है, हमेशा याद रखना है। बात समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि फर्स्ट ऑर्बिट सबकी एनर्जी, मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। कब तक? जब तक वो फर्स्ट ऑर्बिट में। लेकिन अगर वो सेकंड ऑर्बिट में चला गया तो उसको अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी और बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा होती है।
और अगर वो फिर से आगे चला गया थर्ड ऑर्बिट में तो उसको अपनी एनर्जी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी से ज्यादा होती है। फिर आगे चला गया फोर्थ ऑर्बिट में तो उसको अपनी एनर्जी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी थर्ड एनर्जी ऑर्बिट से कैसी होती है, बड़ी होती है। मतलब यहां पर कुल मिला के ये जो 3-4 पॉइंट थे, इनका कहने का पहला मतलब, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसको भी अपनी एनर्जी फिक्स करके रखनी पड़ेगी। बात समझ में आई? दूसरी बात, अगर एक ऑर्बिट से आप दूसरी ऑर्बिट में जाते हो तो आपको अपनी एनर्जी में चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑर्बिट थी और इसके बाद वाली ऑर्बिट है तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी, इसकी एनर्जी कुछ और होगी। और अगर आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, मतलब आप फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहे हो, तो पक्की बात है सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा होगी। अगर आप थर्ड में जा रहे हो तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी सेकंड ऑर्बिट से ज्यादा होगी। मतलब जितना ज्यादा आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे आपकी एनर्जी भी गोज ऑन इंक्रीजिंग। इतनी बात क्लियर हुई? पक्का दोनों पॉइंट? फिर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जल्दी करो, जल्दी नोट डाउन करो, फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। हो गया? चलो आप सुनो सर, कहानी में एक और ट्विस्ट। एटम बनाएंगे, ये मेरा न्यूक्लियस, ठीक है? चलो ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, ठीक है? और ये मेरा यहां पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब ये इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में सर? n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट में। और ये कौन सी ऑर्बिट है? n इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्बिट। मान लो कहीं से एक रेडिएशन आई, क्या आई सर? रेडिएशन, मतलब एक EMR आई। और आप जानते हो एक EMR में क्या होती है सर? एनर्जी होती है। मतलब ये एक EMR आई और इस इलेक्ट्रॉन ने उस EMR को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब एनर्जी ले ली। क्या ले ली सर इसने? एनर्जी ले ली। तो भैया अब इसके पास ज्यादा एनर्जी हो गई होगी, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट के हिसाब से इसके पास एनर्जी थी, तभी तो ये उसी में घूम रहा था। अब इसको कहीं से EMR आई, EMR बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको कहीं से एनर्जी मिली और इसने क्या कर लिया? हाथ खोल के एब्जॉर्ब कर लिया। अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो अब इसकी एनर्जी बढ़ गई, और अगर इसकी एनर्जी बढ़ गई तो अब ये उछक के कहां चला जाएगा? ऊपर वाली ऑर्बिट में। कहां चला गया सर? ऊपर वाली ऑर्बिट में। देखो ऊपर वाली ऑर्बिट में क्यों चला गया? रीजन है, क्योंकि सर मान लो n इक्वल्स टू 1 में 10 जूल चाहिए थी, इतनी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी। लेकिन अगर आपने EMR जो भेजी इसमें आपने 10 जूल की एनर्जी भेजी, तो भैया 10 इसके पास पहले थी और 10 अब हो गई, तो आप कितनी हो गई? 20 हो गई। और ये एनर्जी थी किसकी? सेकेंड ऑर्बिट की थी, इसलिए भैया उछक के काय में चले गए? सेकेंड ऑर्बिट में चले गए। मतलब जब इनको ऊपर वाली एनर्जी ऑर्बिट में जाना था, मतलब दूसरी एनर्जी में दूसरी ऑर्बिट में जाना था, तो इनने एनर्जी को क्या करा सर? एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया सर? एब्जॉर्ब कर लिया। मान लो ये जो n इक्वल्स टू 1 था, इसकी यहां पर एनर्जी होगी E1। ये किसकी है सर? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है। और ये जो सेकेंड ऑर्बिट है इसकी एनर्जी कितनी थी सर? E2 थी। कितनी थी? E2। और ये बात कंफर्म है सर कि E2 बड़ा होगा किससे? E1 से। क्यों बड़ा होगा सर? क्यों बड़ा होगा? क्योंकि सर ये एनर्जी किसकी है? सेकेंड ऑर्बिट की। और ये एनर्जी किसकी है सर? फर्स्ट ऑर्बिट की। और मैंने अभी आपको पढ़ाया है जब आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो फर्स्ट ऑर्बिट तो न्यूक्लियस के पास होती है, सेकेंड ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होती है, तो पक्की बात है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और जैसे ही इसको एनर्जी मिली ये कहां चला गया? उछक के ऊपर चला गया। अब मान लो इसको वापस आना है, क्या करना है सर? वापस आना है। तो जो इसने एनर्जी ली थी वो एनर्जी इसको छोड़नी पड़ेगी भाई, वो एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। तो जब इसको वापस आना है, मतलब ये देखिए रिटर्न आना है इसको नीचे वापस, तो अब ये एक एनर्जी को छोड़ेगा। ये इसने उसी EMR को क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो इसने जो एनर्जी ली थी ऊपर जाने के लिए, और जब ये वापस नीचे आ रहा है तो उसी एनर्जी को क्या कर दिया? छोड़ दिया इसने। और अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसने कितनी एनर्जी ली थी या कितनी एनर्जी छोड़ दी, तो वो क्या होगा सर? बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी, बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी। क्योंकि सर उसने उतनी एनर्जी ली होगी कि वो कहां चला जाए? सेकंड वाले पे चले जाए। तो सेकंड वाली की एनर्जी से फर्स्ट वाली एनर्जी को माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा उतनी एनर्जी उसने ली, और उसको अपन कहेंगे डेल्टा E। ये एनर्जी उसने या तो एब्जॉर्ब करी थी, क्या करी थी? एब्जॉर्ब करी थी, और एमिट करी थी। क्या करी थी सर? एब्जॉर्ब करी थी, नहीं तो एमिट करी थी।
कौन सी? डेल्टा ई। और ये डेल्टा ई क्या है? ये जो रेडिएशन इसने ली या फिर ये रेडिएशन इसने छोड़ी, ये कैसे निकलेगी? बड़ी वाली एनर्जी से छोटी वाली एनर्जी को माइनस कर दो। क्योंकि आप मान लो, अगर मान लो ये ईएमआर थी 10 जूल की, कितने की थी? अरे यार सर, ये ईएमआर थी कितने की? 10 जूल की। कितने की थी बेटा? 10 जूल की। अब समझना, फर्स्ट वाली एनर्जी जो थी उसको 10 मान लेते। कितना मान लेते हैं? 10। मतलब फर्स्ट एनर्जी की ऑर्बिट की एनर्जी कितनी मान ली? 10 मान ली। और उसने 10 की ले ली, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20 हो गया। और वो कहां चला गया? तो ऊपर वाले में चला गया। मतलब E2 की वैल्यू कितनी थी? E2 की वैल्यू कितनी थी सर? 20 थी, तभी तो ऊपर वाले में गया। और अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करो? E2 माइनस E1 कर दो। 20 माइनस 10 कितना होगा? 10 आ गया कि नहीं आ गया? 10 आ गया कि नहीं आ गया? तो हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ रेडिएशन आई और उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और अब इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ के दूसरी ऑर्बिट में चला गया। तो सर वो दूसरी ऑर्बिट में चला गया तो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी? तो उससे बस दो चीज पूछना, सर कहां था और कहां गया। मान लो वो तीसरी ऑर्बिट में गया, और गया कहां से? पहली से गया। तो उससे बस ये पूछना, तीसरी की एनर्जी बता दो और पहली की एनर्जी बता दो, दोनों को उड़ा देना, माइनस। आपको पता चल जाएगा कि उसने कितनी एनर्जी ली थी और कितनी एनर्जी छोड़ दी है। एमिटेड एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी यही होती है डेल्टा ई, और ये होता है E2 माइनस E1। बात समझ पा रहे हैं? और एक चीज और बताता हूं, इंपॉर्टेंट, बोल साहब ने कहा था कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली थी ना ईएमआर से, ये ली थी फोटोन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में ली थी? फोटोन के फॉर्म में। मतलब ही एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और जब इसने छोड़ी भी तो किसके फॉर्म में छोड़ी? फोटॉन्स के फॉर्म में। मतलब ये जो एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है जो उसने एब्जॉर्ब करी थी और जो उसने छोड़ दी, जो उसने छोड़ दी। बात समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये बात हमेशा याद रखना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, और अगर उसको किसी और ऑर्बिट में जाना है तो भैया या तो उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी या तो देनी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू डेल्टा ई। और कभी आपको यह पता लगाना है कि उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी ली या दी है, तो आप बस इतना पता लगा लो वो कहां से कहां गया है। अगर वो 1 से 3 में गया है तो 3 वाले की एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी में से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी माइनस कर दो, आपको हमेशा निकल के जाएगा डेल्टा ई। क्या निकल के जाएगा? डेल्टा ई। यहां तक बात क्लियर है? एक बार इतना नोट डाउन करो, फिर एक और चीज बताता हूं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, हो गया? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? चलिए इस पे और बात करता हूं। डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1, ये और बताने वाला हूं, अभी आता हूं। चलो ये क्लियर था सर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझना सर, अभी आपने ये बोला, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ये न्यूक्लियस ले लिया और उसके अराउंड आपने ये 2 शेल ले लिए, ठीक है? पहले शेल का आपने क्या बोला? सर ये वाला शेल जो है वो है n इक्वल्स टू 1 शेल, और ये वाला जो शेल है ये है n इक्वल्स टू 2 शेल, और आपने बोला यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर? अब ये इलेक्ट्रॉन अभी कहां पर है? n इक्वल्स टू 1, और इधर की एनर्जी को भी मान लेते हैं E1। क्या मान लेते हैं? E1। और n इक्वल्स टू 2 की एनर्जी को मान लेते हैं E2, जो कि अपनी हायर एनर्जी है। क्योंकि सर आपने अभी बताया कि अगर आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जो नीचे वाला है वो अपना कैसा है? लोअर एनर्जी है। कैसा है? लोअर एनर्जी। तो मतलब आपने सर बताया कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को अभी एनर्जी चाहिए कहां जाने के लिए? सेकंड वाले में। तो जब तक इसको कहीं से ईएमआर नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी सर? कहीं से एक रेडिएशन नहीं मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तब तक ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो इसको कहीं ना कहीं से एक ईएमआर को एब्जॉर्ब करना है। क्या करना है सर? ईएमआर को एब्जॉर्ब करना है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। मतलब ये किसी टाइप के फोटॉन्स को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और अपनी एनर्जी बढ़ाएगा, और कहां चला जाएगा? ऊपर चले जाएगा। अब समझो, अगर सर इलेक्ट्रॉन 1 की एनर्जी मान लेते हैं अपन 10 जूल थी, कितनी थी? 10 जूल। मतलब अभी ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? 10 जूल। तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी? 10 जूल होगी। कितनी होगी? 10 जूल। और मान लो सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो है 10 जूल, सॉरी 20 जूल। कितनी है? 20 जूल। मतलब इसको कहीं से अभी 10 जूल और चाहिए है, तब ये उचक के सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, नहीं तो ये उचक के सेकेंड ऑर्बिट में नहीं जाएगा। अब समझो, अब ये ईएमआर था, ये ईएमआर बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस फॉर्म में आ रही है? फोटॉन्स के फॉर्म में, और उन फोटॉन्स की वहां पर एनर्जी होगी। मान लो यहां पर ये जो फोटॉन्स आ रहे थे, क्या आ रहे थे? फोटॉन्स। फोटॉन्स को ऐसा बनाते हैं, मजेदार लगेगा थोड़ा, देखो
फोटॉन्स को ऐसा बनाते हैं, फोटॉन्स को ऐसा बनाते हैं, कौन से, ये वाले कलर से नहीं, पिंकी पोंकी से बनाएंगे। ये फोटॉन्स आ रहे हैं, दिख रहा है, ये फोटॉन्स जा रहे हैं। ये क्या एक तरीके से ईएमआर ही है, लेकिन किस फॉर्म में जा रही है भैया, पार्टिकल फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में जा रही है ईएमआर। ठीक है, हमने कहा अच्छी बात है। और अब इनकी कुछ एनर्जी होगी, तो मैंने बताया सर इसकी एनर्जी है मान लो 5 जूल। कितनी है सर, 5 जूल है। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है भाई, अभी तो एक ही। तो जैसे इसके पास कितनी जूल की पहुंची, 5 जूल की पहुंची, तो भैया अभी इसके पास कितनी थी, अभी इसके पास 10 जूल थी, क्योंकि भैया फर्स्ट ऑर्बिट में ये है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, 10 जूल। अब ये फोटॉन्स की एनर्जी कितनी है, 5 जूल है। तो भैया इसके पास एक फोटोन गया 5 जूल की, तो ये कहता है यार सर अभी तो कम है। तो वो फोटोन कहता है उड़ना जाना सेकंड में, जाना मारू क्या खींच के, तो कहता है नहीं जा सकता। तो उसने पूछा क्यों नहीं जा सकता, कहता भाई तूने जो मेरे को एनर्जी दी वो 5 जूल की दी, मेरे पास पहले से एनर्जी थी वो कितनी थी, 10 जूल की। 10 और 5 कितना होता है, 15 होता है। लेकिन जो हायर ऑर्बिट है जिसमें मुझे रहने जाना है, उसका रेंट तो भाई 20 जूल है। उसका रेंट कितना है, 20 जूल है। मतलब सर बात यही आ रही है, जब तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी, इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि उसको मिलाने के बाद वो कितनी एनर्जी बना ले, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, तब तक वो अपनी जगह से हिलेगा तक नहीं, अपनी जगह से वो हिलेगा तक नहीं। बात समझ गए, मतलब जो वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस वो ईएमआर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सफिशिएंट एनर्जी की होनी चाहिए, तभी जाके वो ऊपर जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। अब मान लो ये ईएमआर को मैंने चेंज करके कर दिया कितनी की, 10 जूल। कितनी कर दिया, 10 जूल। तो अब इन फोटॉन्स की एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 10 जूल हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास पहला फोटॉन गया, उसने एब्जॉर्ब किया, शक्ति ले रहा है, शक्ति शक्ति शक्तिमान, और अंदर घुसा, 10 उसके पास थी, 10 इसने दे दी, 10 और 10 कितना हो गया, 20। उसने कहा यस यस अब मैं उड़ेगा, और यूं धड़ाक ये पहुंच गया सेकंड में। अब मैं शेर हूं, सेकंड फ्लोर पे बैठा हूं। क्यों बैठा हूं, क्योंकि पहले मेरे पास थी 10 जूल की एनर्जी, जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी थी, लेकिन मैंने कहीं से एक ईएमआर को पटाया, बुलाया, एनर्जी ले ली। जैसी एनर्जी ले ली, कितनी ले ली, 10 जूल। 10 और 10 कितना हो गया, 20, और 20 कहलाती है सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी। मैंने फटाक से फ्लाइट बुक करी और सीधे सेकंड ऑर्बिट में चला गया। कहां चला गया सर, सेकंड ऑर्बिट में। मुद्दा समझिए, जब उसको सफिशिएंट अमाउंट की कहीं से रेडिएशन मिल गई, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और जंप मार दिया एक ऊपर वाली एनर्जी पे। कहां मार दिया, जंप मार दिया। और फिर मैंने अभी तो आपको बता दिया 10 जूल है, लेकिन अगर आपको ये 10 जूल का नहीं पता होता, तब आप कैसे निकालते, ये इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चला गया था, तब आप कैसे निकालते। अब देखो सर ये इलेक्ट्रॉन अभी कहां है, सर ये तो अभी सेकेंड ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है सर, 20 जूल। कहां से आया है, फर्स्ट ऑर्बिट से आया। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी, 10 जूल। तो मैंने कहा बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 20 माइनस 10 कितना आएगा सर, 10 जूल आएगा। यही एनर्जी थी क्या उसकी, हाँ सर यही एनर्जी थी। तो समझ में आया कि उसने कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, यह निकालना अगर आपको है तो बस बड़ी वाली एनर्जी जहां पर वो पहुंच गया है, उसमें से जहां से वो आया था उसको निपटा दो। आपका फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। और E2 क्या है, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट। देखो E2 क्या है, एनर्जी ऑफ द हायर ऑर्बिट, और E1 क्या है, एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी ऑर्बिट। बात समझ गए, लोअर एनर्जी ऑर्बिट क्या है सर, E1, और हायर ऑर्बिट क्या है सर, E2। इतनी बात क्लियर है। अब समझो, अब बात को समझो। अब जब इसने खाना पीना खा लिया बढ़िया, आपके तो यार अपने घर चलते हैं वापस, कौन से, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ये आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट इसको ले नहीं रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट कह रहा है बेटा तेरे पास ज्यादा एनर्जी है, तेरे पास 20 जूल है और मेरे अंदर आने के लिए तेरे को 10 जूल चाहिए। तो कहता है अब भी देता हूं 10 जूल। कहता है कैसे देगा, उसने कहा 10 जूल की बाहर फेंक देता हूं ना। तो ये ईएमआर इसने फिर बाहर फेंक दी, ये ईएमआर इनने फिर बाहर फेंक दी। और ये पता है ईएमआर फिर किस फॉर्म में होगी सर, अभी मैंने रेडिएशन इसलिए बताई क्योंकि आपको पता चलना चाहिए, ईएमआर बता रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसने इतनी एनर्जी ऐसे बाहर फेंक दी, और बाहर किस फॉर्म में फेंकी होगी सर, वही किस फॉर्म में सर, ये देखो फोटॉन्स के फॉर्म में, ये फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी फेंक दी। अब कोई पूछ ले
कि सर ये जो एनर्जी निकल रही है, ये जो इसने एमिट करी है एनर्जी, क्या करिए सर, एमिट करी एनर्जी, इसकी एनर्जी कैसे निकालोगे सर? तो ये भी फिक्स है ना, बड़ा माइनस छोटा करो 10 ही होगी। तो ये जो निकाला मैंने डेल्टा ई, ये जो मैंने बताया ना आपको डेल्टा ई, सर ये एब्जॉर्ब एनर्जी भी होती है और एमिटेड एनर्जी भी होती है, कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है या कितनी एनर्जी को बाहर फेंका है या एमिट किया है, वो यहीं से निकलता है E2 इक्वल टू E2 माइनस E1। क्लियर है? पक्का पक्का क्लियर है? कंफर्म? ये बात समझ में आई कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर वाले में जाना है तो एनर्जी लेनी पड़ेगी, और ऊपर वाले से नीचे में आना है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये एनर्जी का लेन देन हमेशा फोटॉन्स के टर्म में होता है। और अगर बराबर मात्रा में एनर्जी नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। और अगर आपको ये एब्जॉर्ब और एमिटेड एनर्जी निकालना है तो E2 माइनस E1 कर दो, आपको एनर्जी मिल जाएगी। कोई दिक्कत की बात यहां तक बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आई चीज क्या बोल रहा हूं मैं? पक्का क्लियर है? चलो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बताता हूं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी। हुआ नोट डाउन? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब आ जाओ, अब आ जाओ। सर ये हटाएंगे थोड़ा सा, देखा ये तो गेम ही खेल रहा है अपने साथ। देखो जब मिटाने का बोलो तो मिटाता नहीं है, और जब लिखने का बोलो तो लिखता भी नहीं है। बहुत कामचोर हो गया ये। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं भाई, नहीं तो बोलो सर अपनी बात कर रहे हो। ठीक चलो सर, अब अपन ने पढ़ा था सर एनर्जी जो होती है फोटॉन्स के फॉर्म में चलती है, और अगर एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में चलती है तो भैया मैक्सवेल की एक थ्योरी काम में आएगी। मैक्सवेल ने कहा था कि भैया एनर्जी जो होती है वो ये होती है, E इक्वल्स टू एच न्यू। हमने कहा अच्छी बात है सर। तो अगर मैं बात करूं इसकी E2 की, तो E2 क्या हो जाएगा सर? कोई दिक्कत की बात नहीं है, एच न्यू टू है ना, हो जाएगा ना। फ्रीक्वेंसी को न्यू टू रख दो, या हायर फ्रीक्वेंसी है, अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी भी कैसी होगी? हायर होगी। और अगर मैं E1 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा सर? एच न्यू वन। न्यू वन क्या है? लोअर एनर्जी, लोअर फ्रीक्वेंसी है, इसलिए एनर्जी भी कैसी है? लोअर है। तो अगर आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि आपकी जो एनर्जी है जो निकली है, कौन सी? एब्जॉर्ब और एमिटेड एनर्जी, वो किसके बराबर हो जाएगी सर? सर अगर आप चाहो तो एच न्यू टू माइनस एच न्यू वन। हो सकता है क्या नहीं हो सकता? अगर आपको कभी फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, और अच्छे से सॉल्व करें तो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू टू माइनस न्यू वन, ये भी कर सकते हैं। तो कभी अगर आपको एमिटेड और एब्जॉर्ब एनर्जी निकालना हो तो ये फॉर्मूलेस भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? एक बार इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसके बाद एक और बात बतानी है। अभी तो मेरे को यह बताना है कि जो एनर्जी इनने एब्जॉर्ब करी है, ठीक है, जो एनर्जी इनने एब्जॉर्ब करी है, एब्जॉर्ब मतलब डेल्टा ई, ये क्या है? एब्जॉर्ब और एमिटेड एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड एनर्जी, यही है ना? एब्जॉर्ब और एमिटेड एनर्जी, कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी, कितनी एनर्जी उसने एमिट करी थी, ये वो एनर्जी है। मैंने कहा ठीक है सर, ये तो एनर्जी, अगर कोई पूछे इसका फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी, तो सर बहुत सिंपल है ना, क्योंकि सर हमें तो प्लैंक सर ने पढ़ाया है जो डेल्टा ई होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? एच न्यू। किसके बराबर होता है? डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो अगर आपके पास डेल्टा ई है तो आप उसको एच न्यू के फॉर्म में रख दो, प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, आपको फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी बेटा? फ्रीक्वेंसी। तो क्या मैं इस एच न्यू को यहां पर रख सकता हूं? मैंने कहा रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह बात समझ में आई कि जो डेल्टा ई है ये क्या है? एब्जॉर्ब और एमिटेड एनर्जी है, और प्लैंक्स के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? एच इंटू न्यू। क्या लिख सकते हैं सर? एच इंटू न्यू। मतलब आपके पास जो भी एनर्जी आएगी उसमें बस प्लैंक्स कांस्टेंट का डिवाइड लगा दीजिए, आपको फ्रीक्वेंसी निकल के मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। एक बार ऊपर का नोट डाउन करो सर, ये मैं हटाने वाला हूं, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी, समय बहुत कम है सर, समय कम है। हो गया नोट डाउन? चलो चलो ये हो गया। अब देखो डेल्टा ई की जगह मैं ये रखने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? एच न्यू इक्वल्स टू E2 माइनस E1, और अगर यहां से मेरे को एमिटेड या एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 अपॉन H। यहां से क्या मिल जाएगा सर मेरे को कि कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, तो वो कैसे निकालोगे? फाइनल हायर एनर्जी लेवल
माइनस लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। ये देखो यहां भी यही लिखा है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो उसने क्या करी है, एब्जॉर्ब करी है या फिर एमिट करी है। उसको कैसे निकालेंगे भैया, डेल्टा ई अपॉन एच यहां से। और डेल्टा ई क्या है भैया, E2 माइनस E1। E2 क्या है, हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी, और E1 क्या है, लोअर स्टेट एनर्जी, लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी, और डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। और इससे आपके आराम से क्या निकल के आ जाएगी, ये है जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब या एमिट करी है, और ये जो एनर्जी है उसी की फ्रीक्वेंसी ये रही। कैसे निकालोगे सर, E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो मैंने इस पॉइंट में आपको यह बताया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है, अगर वो हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और अगर वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है तो वो एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और अगर वो एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब करी है, एमिट करी है, वो निकालना हो तो कुछ मत करना, जहां वो गया था हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी को माइनस कर देना, आपको वो एनर्जी मिल जाएगी जो उसने एब्जॉर्ब करी थी या फिर एमिट करी थी। पक्की बात समझ में आ रही है, कंफर्म। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमने पढ़ा है भैया कि ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो वहां से न्यू निकालोगे तो डेल्टा ई अपॉन एच जाएगा, और डेल्टा ई क्या होता है, बड़ी माइनस छोटी। तो यहां से आप पूरी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फटाफट पूरे फॉर्मुलेस को लिखेंगे, ऊपर का एक बार पॉइंट भी रीड आउट कर लेते हैं। पहले एक बार नोट डाउन कर लो, पहले नोट डाउन कर लो फिर बताता हूं। हो गया नोट डाउन, चलो क्लियर कर दूं। चलिए अब वही, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड, वो फ्रीक्वेंसी जो उसने एब्जॉर्ब करी थी या एमिट करी थी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है ऊपर नीचे, या तो ऊपर से नीचे गया या तो नीचे से ऊपर आया है, ठीक है। डिफर इन एनर्जीज एज फॉलो, ये तो फिर आपको मैं बता ही चुका हूं, कोई बताने की जरूरत इसमें नहीं है। जिसमें E2 क्या है, एनर्जी ऑफ द हायर एनर्जी स्टेट, E1 क्या है, एनर्जी ऑफ द लोअर एनर्जी स्टेट। तो ये पॉइंट अपन आज इसमें कवर करने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। एक बार ऐसे में ले लीजिए, अगर आपको ये खाली लग रहा हो तो फटाफट एक बार ले लीजिए और जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कंक्लूड करते हैं वीडियो को। चलिए सर, नोट डाउन हो गया। तो ये थे आज बोर्स मॉडल ऑफ एटम के कुछ पोस्टुलेट्स जो मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली तो दो तीन पोस्टुलेट्स थे जो बताए, लेकिन मेन पोस्टुलेट यही था कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी। अगर वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाएगा तो एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा या फिर वो एमिट करेगा। ये चीजें अपन ने आज देख ली, उसके फॉर्मुलेस भी बता दिए, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता दी। तो अच्छे से पढ़िएगा, आज इतना ही अपन इसके अंदर देखेंगे। फिर अगला पार्ट 2 जो आएगा उसमें अगला पॉइंट लेके आऊंगा कि इनने क्या कहा था, और इनने कहा बढ़िया था भाई। बोल्स भाई को आप मजाक में नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, किसके बारे में, अद्भुत बैच के बारे में। एक नया अद्भुत बैच चालू हो रहा है सर आप लोग के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। इसलिए भैया थोड़ा उससे जुड़े रहिए, थोड़ा उससे काम करते रहिए। और 11th 12th के लिए चालू हो रहा है इंग्लिश मीडियम में, और इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो मेरे को आपको बताने हैं। बैच के फीचर्स, पहला, बेस्ड ऑन कंप्लीट बोर्ड सिलेबस, कि जो सीबीएसई का बोर्ड सिलेबस बताया गया उसको पूरा कंप्लीट करा जाएगा इस बैच में। डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे इसके अंदर। दूसरी बात, वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन का मतलब सर चैप्टर खत्म करवा दिया, उसके बाद रिवाइज कैसे करना है वो आप बताने वाले हैं, तो वो रहेगा वन शॉट रिवीजन। नोट्स सर, नोट्स कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, मैं दूंगा, आपको दूंगा, कैसे बनाने हैं वो भी बताऊंगा। दूसरी बात, टेस्ट एंड सॉल्यूशंस। सर जब तक आप अपने आप को चेक नहीं करेंगे कि आप कितने पानी में हैं, अपन आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए चेक करना जरूरी है, और चेक के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है टेस्ट। टेस्ट जाएंगे, फिर आपके पास उसके बाद सॉल्यूशन जाएंगे एक दिन बाद, और आप पता लगा लेंगे आप कितने पानी में। और जो भी डाउट्स हो लेके आ जाइए सर क्लास में। ये एक बैच रहेगा, हर एक बच्चे पे फोकस रहेगा हम लोग का, हमारा एक परफेक्ट ओरिएंटेड रहेगा उसके ऊपर कि भैया बच्चा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। माइंड मैप्स मिलेंगे कि सर कैसे सिलेबस को खत्म करना है, कैसे सब्जेक्ट को डील करना है, कैसे हम क्वेश्चंस में अप्रोच लगाएं, वो सब आपको बताया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं आजकल 11th 12th के अंदर भैया 18 एमसीक्यूज आते हैं, जिसका वेटेज पेपर का हो जाता है 25%, और अगर 25% गलत हो गए तो आए तो 75%। क्या करोगे? अगर अपन आप सोच रहे हैं 95 प्लस का, तो भैया इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो एमसीक्यूज को बहुत ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद जो आपके
फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो पेपर आता है 70 मार्क्स का, जिसको अपन एक और नाम से जानते हैं सैंपल पेपर्स करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे आपको बहुत सारे, जिससे आपको 3 घंटे में पेपर खत्म करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके की चीजें इसके अंदर अपन देखने वाले हैं। और भी कुछ है इस बैच में भैया, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिए और देखिए इसके अंदर क्या क्या है। एक नंबर भी दिया है, ट्रेन ट्रेन टिन, दिल में गजी घंटी यार, टिन टिन टिन, लगाइए नंबर और देख लीजिए सर कि क्या क्या है इसमें, और अपने आप को एनरोल करिए, क्योंकि ये स्पेशल बैच सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए है। आप देख ही रहे हैं सर, पढ़ाते तो एक नंबर है ही, शायद सारे टीचर्स लगे हुए हैं मैग्नेट प्रिंस में झमाझम पढ़ाने में। तो आप सोचिए जब बैच आ जाएगा, आप लोग पे फोकस रहेगा, तब कैसा मजा आने वाला है, समझ गए? तो इसलिए बस बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, और इसके बारे में कोई भी जानकारी हो आप फटाक से जाइए और सीधे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर देख लीजिए, नहीं तो एक नंबर दिया हुआ है, फटाफट इंक्वायरी करिए कि लेट ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो याद रखिएगा और बने रहिए मेरे साथ, और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ मिलते हैं बोर्ड्स मॉडल के पार्ट 2 में, जो आने वाला है कल और बढ़िया तरीके से। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच।